Deepika and I welcome you all in your own videos provided by our Excellence Family. हम हमारी इकोनॉमिक सीरीज का सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे द सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और हम हमारे चैप्टर के एंड के काफ़ी क्लोज आ चुके हैं। दो टॉपिक्स रिमेनिंग बचे हैं। एक टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं और एक हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम क्या है? डिवीजन ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज एंड दी अनऑर्गेनाइज। अब हमें सेक्टर्स का डिवीजन पढ़ना है। किस बेसिस पर किस बेसिस पर हमें सेक्टर्स का डिवीजन देखना है कि पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जैसे हमने सेक्टर्स का डिवीजन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बेसिस पर देखा था, सेम उसी वे में अब क्या देखेंगे कि सेक्टर ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज। ये एक दूसरा वे है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करने का। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे लोग किस तरह से एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, कि मतलब जहाँ पर भी वो एम्प्लॉय हैं या जो भी एम्प्लॉयमेंट उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है वो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन पर है या नहीं। इसी के बेसिस पर हम इनका डिवीज़न करेंगे। तो देखो, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज समझने से पहले हमें दो लोगों की स्टोरीज गिवन है हमारी बुक में, उसको हम देखते हैं। एक है हमारी कांता और दूसरे कौन है? कमल। इनकी स्टोरी पहले हम सुन लेते हैं। तो हम कांता जो है वो ऑफिस जाती हैं। ओके, अब इनका जो ऑफिस टाइमिंग है, मतलब ये 9:30 बजे जाती हैं, 5:30 बजे शाम को आ जाती हैं। जैसे स्कूल टाइमिंग होती है ना फिक्स, ऐसे इनका ऑफिस टाइमिंग फिक्स है। इन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है मंथ की हर एंड में, और सैलरी के अलावा इन्हें प्रोविडेंट फंड वगैरह भी दिया जाता है जब रिटायर्ड हो जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ इन्हें कुछ अलग अलावेंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अलावेंस हमने डिस्कस किया था ना, कुछ एक्स्ट्रा मनी इन्हें प्रोवाइड किया जाता है मेडिकल रिलेटेड, या और भी अलावेंस हो सकते हैं ना, एजुकेशन से रिलेटेड, हॉस्टल रिलेटेड अलावेंस, टिफिन अलावेंस, बहुत तरह के होते हैं। ये हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है। और कांता को संडे के दिन ऑफिस जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये पेड हॉलीडे है, मतलब संडे की ऑफिशियल छुट्टी मतलब वो संडे को अगर ऑफिस नहीं जाते तो उनका कोई भी पेमेंट कट नहीं होता है, डिडक्ट नहीं होता है। और जब इन्होंने काम को ज्वाइन किया था तो इनसे एक अपॉइंटमेंट लेटर साइन करवाया गया था, जिसमें सारी जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन है वो वहाँ पर लिखे हुए थे। मतलब वहाँ पर ये लिखा हुआ रहता है कि पर्टिकुलर टाइम तक आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, और भी जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स वगैरह होते हैं वो उसमें लिखे हुए होते हैं। तो कांता की स्टोरी तो हमें लग रही है कि हर काम सिस्टमेटिक हो रहा है, टाइम पे जा रहे हैं, सैलरी भी मिल रही है, अलावेंस भी मिल रहे हैं, संडे की छुट्टी भी मिल रही है। पर जो हमारे कमल है ना, उनकी स्टोरी थोड़ी सी दुखद है ना, थोड़ी सी दुखी है हमारे कमल जो है वो कांता के ही नेबर है। अब ये पास की ग्रोसरी शॉप में काम करते हैं, जिसमें उन्हें डेली वेजेस मिलता है। रोज काम करो, रोज पैसा मिलेगा। अब ये सुबह बेचारे जाते हैं 7:30 बजे और रात को आते हैं, है ना, जब तक शॉप बंद नहीं हो जाती, समथिंग 8 बजे तक ये घर आते हैं। और इन्हें कोई अदर अलावेंस भी नहीं मिलता वेजेस के अलावा, सिर्फ वेजेस इन्हें दिए जाते हैं। ही इज़ नॉट पेड फॉर डेज ही डज नॉट वर्क। और इवन अगर जैसे उन्होंने आज काम नहीं किया तो आज का पेमेंट नहीं मिलेगा, कल करोगे, मतलब रोज का रोज मिलता है ना। और फिर ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज, कोई पेड हॉलीडेज वगैरह भी नहीं है। और इनसे कोई फॉर्मल लेटर वगैरह भी साइन नहीं किया जाता कि आपको कब तक एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, है ना, कब तक जॉब पे रखा जाएगा। और ही कैन बी आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। इनका एम्प्लॉयर जो है वो इन्हें कभी भी जॉब छोड़ने के लिए कह सकता है। जैसे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में बहस हो गई, है ना, तो एम्प्लॉयर को गुस्सा आया, जाओ निकल, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि सब काम क्या है, सिस्टमेटिक नहीं है, कोई भी उन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व करा कि जो वर्किंग कंडीशन है दोनों की वो बहुत ही क्या है, अलग है ना। अब देखते हैं कि इनकी वर्किंग कंडीशन से सेक्टर कैसे डिवाइड होगा। तो जो हमारी कांता है वो कौन से सेक्टर में काम कर रही है? ऑर्गेनाइज में। देखो, ऑर्गेनाइज मतलब ही क्या होता है कि जो काम पूरी तरह सिस्टमेटिक हो, है ना, एक प्रॉपर वे में परफॉर्म किया जाए, उसे तो हम ऑर्गेनाइज बोलते हैं। तो कांता जहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि ऑफिस में हर चीज़ का टाइम है, उन्हें प्रॉपर वेजेस वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो कौन से सेक्टर में काम कर रही है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स कौन से इंटरप्राइजेस को
कवर करते हैं, कौन से प्लेस ऑफ वर्क को कवर करते हैं जहाँ पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है वो रेगुलर होता है, पीपल को, एम्प्लॉयज़ को वर्क अश्योर्ड किया जाता है कि आपको इतने टाइम तक तो जॉब से नहीं निकाला जाएगा, और ये गवर्नमेंट के मतलब से रजिस्टर्ड होते हैं, उनकी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं ना, बहुत से रूल्स बनाती है हमारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तो उन रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस, कितना वेजेस आपको देना ही होगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, पेंशंस वगैरह, ये सब जो प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन, तो वो किस वे पे करती है, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही वो पे करते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स, ऐसे इंटरप्राइज किसके अंडर आते हैं, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। ऐसी बहुत सी शॉप्स भी होती हैं, शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी होता है, इसे भी ऑर्गेनाइज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई फॉर्मल प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, मतलब वो किसी को एम्प्लॉयड नहीं कर रहे हैं, कोई काम वो खुद ही काम कर रहे हैं, पर फिर भी वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करवाते हैं, रजिस्टर्ड करवाते हैं। तो मतलब हम सिंपली कह सकते हैं ऐसा इंटरप्राइज जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो कौन सा सेक्टर होता है, वो होता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके, देखो यहाँ पर है ना, हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज में डिफरेंस क्या होता है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले जो वर्कर्स है वो किस तरह के, मतलब किस तरह से एंजॉय करते हैं, उनको क्या प्रिविलेज प्रोवाइड किए जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह का वो एंजॉयमेंट करते हैं जो वर्कर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी है कि इतने टाइम तक आपको जॉब्स नहीं छोड़नी है ना, आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। दे आर एक्सेप्टेड टू वर्क ओनली एट अ फिक्स नंबर ऑफ आवर, टाइमिंग भी फिक्स है, मतलब एक्स्ट्रा टाइमिंग आपको काम नहीं करना है, जैसे 9 से अगर 5:30 है तो ये आपका क्या है, फिक्स टाइम है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और इवन अगर आप ज़्यादा काम करते हो है ना, ओवर टाइम आप करते हो, तो उसका अलग से आपको पेमेंट पे किया जाता है। और भी अलग बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे उनको अलाउंस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, संडेज की छुट्टी दी जाती है, तो ये सारे क्या है उनके लिए बेनिफिट्स हैं। और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे लीव पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, और दे आर सपोज टू पे medical benefits, and under the laws the factory manager has to ensure facility like drinking water and a safe working environment. When they retire these workers get pension as well. उन्हें ये सब तो दिया ही जाता है, जैसे लीव पेमेंट दिया जाता है, प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, ग्रेच्युटी वगैरह प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही साथ जब वो काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब भी उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है कि एक तो ड्रिंकिंग फैसिलिटी जो है वो अच्छी हो, और क्या हो, वहाँ की जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी हो, इन सब पर भी ध्यान दिया जाता है। तो ये कौन सा सेक्टर है, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहाँ पर सारा काम क्या है, सिस्टमेटिक है ना। यहाँ से हमने 2 क्वेश्चन भी देखे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो मुझे लगता है देखो आपको ऑर्गेनाइज समझ में आ गया, तो इसका जस्ट उल्टा, जहाँ पर काम सिस्टमेटिक नहीं होता है, एम्प्लॉयज़ को कोई भी मतलब बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, कोई इनका टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, कोई इनको संडेज के हॉलीडेज वगैरह नहीं दिए जाते हैं, इस तरह से ही बनेगा। तो देखते हैं, तो जो इसका जस्ट अपोजिट था, जो कमल की स्टोरी थी, तो कमल कैसे सेक्टर में काम कर रहा है, कमल कर रहा है हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड scattered units which are largely outside the control of the government। इसके अंदर कौन सी यूनिट्स आती है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर है, जैसे जो छोटी छोटी शॉप्स वगैरह होती है ना, ग्रोसरी की शॉप्स हो गई, और भी बहुत सी शॉप्स है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होती है, तो वो कौन से सेक्टर में आ जाती है, वो आती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। होते हैं रूल्स और रेगुलेशन, बट यहाँ पर फॉलो नहीं किए जाते। जॉब हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर। जॉब भी लो पे है कि रोज का आपको वेजेस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, रोज के मान लो या तो 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, ऐसे आपको पेमेंट किया जाता है, और ये रेगुलर भी नहीं होता है। हम वेजेस बोलते हैं ना, रोज का रोज मिलता है, तो कभी कभी तो ये रेगुलर भी नहीं होता है। ओवर टाइम भी करते हैं वो लोग, तो कोई उनको पैसा नहीं दिया जाता है, ना ही कोई छुट्टी दी जाती है। अगर बीमार वगैरह हो जाते हैं तो आप जिस दिन नहीं आओगे आपका पेमेंट क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है ना।
और बिना किसी रीजन के भी उन्हें जॉब से निकाला जा सकता है। जैसे एम्प्लॉयर को लग रहा है मुझे एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, तो वो कभी भी उसको कह सकता है कि अब एम्प्लॉयमेंट आपको नहीं दिया जाएगा, आपको जॉब से हटाया जा रहा है ना। और when there is less work such as during some season some people may be asked to leave, जैसे अगर किसी सीजन में वर्क नहीं है, धंधा मंदा चल रहा है, तब उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। और a lot also depends on the whims of the employer, उसकी इच्छा पर भी डिपेंड करता है। दिस सेक्टर्स इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब सच एज सेलिंग ऑन अ स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर वर्क। इसमें कौन लोग आते हैं जो अपना खुद का छोटा मोटा जॉब करते हैं किसी ग्रोसरी शॉप वगैरह में, या रिपेयरिंग का काम जो करते हैं, मैकेनिक वगैरह जो होते हैं, है ना। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन एंड हायर लेबर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। और जैसे फार्मर्स लोग जो हैं वो अपने खेत में बेसिकली तो क्या करते हैं, खुद ही काम करते हैं, पर जब अगर उनको ज़रूरत होती है तो वो लोगों को क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं, और जब नीड पूरी हो जाती है तो उनको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लोग जो काम करते हैं वो कौन से सेक्टर के अंदर आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आते हैं। अब देखो हमने जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में पढ़ा हुआ वर्कर की कंडीशन क्या है हमारी, कि उनके पास ना तो कोई सिक्योरिटी है जॉब रिलेटेड, है ना ही उनका वेजेस अच्छा है, और ना ही टाइम फिक्स है कि ना उन्हें अनलिमिटेड टाइम से उन्हें काम कराया जाता है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हमारा वर्कर फेस करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो फिर से वही बात आ गई, प्रॉब्लम है हमारे साथ, तो अब क्या ढूंढना होगा, सॉल्यूशन हमें ढूंढना होगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि हम कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑफर जॉब दैट आर मोस्ट sought after, but the employment opportunities in the organized sector have been expanding very slow. जॉब मिलती है, प्रॉपर वे में जॉब मिलती है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, बट जो अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की ऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोवाइड की जाती है वो कैसे एक्सपांड हो रही है, बहुत धीरे धीरे एक्सपांड हो रही है। इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मेनी ऑर्गेनाइज सेक्टर इंटरप्राइज इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर के इंटरप्राइजेस देखने को मिल रहे हैं। मतलब लोग क्या कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, वो ये स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं कि हम किस तरह से टैक्स को बचा पाए, और इसीलिए वो जो लॉज वगैरह है वो उनको फॉलो नहीं करते। जो लेबर रिलेटेड लॉज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाए उनको फॉलो नहीं करते, वो अपने लेबर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, टैक्स वगैरह को बचाने के लिए। इसीलिए देखा जा रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी के जो लोग हैं वो भी कहाँ शिफ्ट होते जा रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट होते जा रहे हैं। इसी की वजह से क्या हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब विच पे अ वेरी लो सैलरी, दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड एंड नॉट पेड अ फेयर वेजेस, देयर अर्निंग आर लो एंड नॉट रेगुलर, दिस जॉब्स आर नॉट सिक्योर्ड एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स। देखो हो क्या रहा है, अब वो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले मतलब प्रॉफिट कमाने में इतने वो हो चुके हैं, टैक्स को बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहां पर भी लेबर को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स कहाँ आते जा रहे हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पर वो लोग एंटर कर रहे हैं, और वहां पर क्या हो रहा है उनके साथ, भाई उनको कम सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनको फेयर वेजेस नहीं मिल पा रहा है जितना उनको मिलना चाहिए, उनकी अर्निंग क्या है, बहुत ही कम है। मतलब वही वेजेस आपको पता है वो डेली मिलता है, तो वही अगर मान लो 50 रुपये हो गया, 100 रुपये, और वो भी रेगुलर नहीं है, हो सकता है रेगुलर मिले और कहीं पर तो रेगुलर ही नहीं है। उनकी जॉब क्या है, सिक्योर नहीं है, कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है, और दूसरे बेनिफिट्स भी उनके पास नहीं है। तो हमारा जो एम्प्लॉय है वो इतनी सारी प्रॉब्लम से क्या कर रहा है, फेस कर रहा है। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अब उसके पास ऑप्शन नहीं रह गया है ना। और इसी वजह से 1990 में क्या हुआ कि हमें ये देखने को मिला कि लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स ने क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपनी जॉब को खो दिया, है ना, और उन्हें फोर्स किया गया, है ना, फोर्समेंट हो गया उनके लिए। तो दिस वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन लो अर्निंग, कि उन्हें लो अर्निंग में क्या करना पड़ा, ऑर्गेनाइज सेक्टर को ज्वाइन करना पड़ा। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिल पा रहा है, उनकी जॉब मतलब उनसे छीन ली गई है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं कि
मतलब अगर हमें 1000 नहीं मिल पा रहा है तो एटलीस्ट 500 तो मिलेगा, वो यही सोचकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या करते हैं, काम करते हैं। हैंस besides the need of more work, there is also a need for protection and support of the workers in the organized sector। हमें ज़्यादा काम की तो ज़रूरत है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो प्रोवाइड करना ही है, पर साथ ही साथ जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, अब एम्प्लॉयड तो हैं पर उनके साथ क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हमें उन एम्प्लॉयज को उस चीज़ से भी क्या करना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा। ओके, अब कौन लोग हैं, है ना, जो जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो 2 एरिया है, रूरल एरियाज़ में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं वो लोग अलग है, अर्बन एरिया में अलग है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि कौन से लोग और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं, रूरल एरियाज़ में और अर्बन एरियाज़ में। तो जब अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन लोग आते हैं, जो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स हैं, जिनके पास खुद का लैंड नहीं होता है तो वो दूसरे क्या काम करते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हो गए, शेयर क्रॉपर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, जो वीवर्स, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, इनका काम करते हैं। एंड नियरली 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी। दिस फार्मर आर नीडेड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडुकेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्रेडिट, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड मार्केट आउटलेट्स। और ऐसा देखा गया है कि मतलब इंडिया में 80% जो हमारे लोग हैं वो कौन से मतलब क्या है, वो लोग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं। ठीक है, अब वो अनएम्प्लॉयमेंट को फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें ये नेसेसरी है कि हम उनको टाइम से सीड्स प्रोवाइड करें, जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इनपुट्स है, मशीनरी है, क्रेडिट है, स्टोरेज फैसिलिटी, मार्केट आउटलेट्स जो है वो उनको प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। और अर्बन एरिया में कौन से लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कैजुअल वर्कर्स हो गए, कि अगर आज काम है तो आज उनके पास काम वर्क है, और जैसे कंस्ट्रक्शन का काम होता है ना, तो कंस्ट्रक्शन जब तक चलेगा तब तक उन लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट है, और जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम खत्म उनका काम भी खत्म। ट्रेड जो हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और जो लोग स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, ठेला गाड़ी वाले, है ना, अब घूमते हैं तो हो सकता है काम मतलब पैसा मिल भी जाए, नहीं भी मिले। और गारमेंट्स मार्केट हो गए, रैक पिकर्स हो गए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑल्सो नीड्स गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट। द कैजुअल वर्कर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड। तो जिस तरह से जो हम फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है उन्हें भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की नीड है, ताकि उन्हें रॉ मटेरियल मिल सके, है ना। और रॉ मटेरियल मिले तो उन्हें मार्केट में कैसे पहुंचाना है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह, इनके लिए मार्केट तक गुड्स को पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट उन्हें मिले, ताकि वो लोग भी क्या कर पाए, ग्रो कर पाए। और साथ ही साथ कैजुअल वर्कर्स तो रूरल एरिया अर्बन एरिया दोनों में है, तो उनका भी प्रोटेक्शन हो, क्योंकि उनके पास काम का टाइमिंग ही फिक्स नहीं है ना। आज एम्प्लॉयमेंट है, कल उनके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, तो वो भी उनको भी क्या करना होगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना होगा। उसके अलावा हमने क्या देखा कि जो वर्कर्स है उसमें मेजोरिटी है कि जो वर्कर्स है वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल कास्ट, ट्राइबल है, बैकवर्ड कम्युनिटी के हैं। तो ये भी अपने आप को कौन से सेक्टर में पाते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन लोगों के पास देखो पहले इरेगुलर वर्क है, उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो भी कम मिल रहा है, और साथ ही साथ वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस करते हैं। और उसको मतलब अब हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स जो उनको सपोर्ट तो करना ही है, किस तरह से, इकोनॉमिकल सपोर्ट भी करना है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना है, और साथ ही साथ उन लोगों का सोशल डेवलपमेंट भी करना है। होता है ऐसा कि दूसरे कास्ट के लोग होते हैं, अगर वो छोटी सी शॉप भी डालकर बैठेंगे तो लोग उनसे मतलब कुछ भी गुड्स खरीदना ही पसंद नहीं करते। तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है ना। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो हमें उनको किस तरह बिल्डअप करना है, इकोनॉमिकली तो बिल्डअप करना ही है, साथ ही साथ उनका सोशल डेवलपमेंट भी करना है, तभी जाकर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज है वो क्या हो पाएंगे, डेवलप्ड हो पाएंगे। ओके, सो हमारा जो ये आज का वीडियो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। देखो आज हमने क्या डिस्कस किया, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, दोनों में डिफरेंस देखा। यहाँ पर देखा कि कौन कौन से लोग
काम करते हैं, इनकी वर्किंग कंडीशंस क्या है, और फिर हमने ये पाया कि हमारे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं वो सेफ नहीं है, तो हमने वो वेज जाने कि हम उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो ये आज का वीडियो है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। वी विल मीट सून विद आवर अनदर वीडियो। सो थैंक यू, बाय बाय।